Hello everyone, I am Suman Bal. Here we will be discussing about gas carbonizing case hardening heat treatment. First we recapitulate heat treatment process, surface hardening process, case hardening process, pipe carbonizing. After that we will discuss gas carbonizing case hardening heat product treatment process. तो हीट ट्रीटमेंट क्या होता है इसको पहले हम लोग देखते हैं. हीट ट्रीटमेंट इज ए वेरी इंपॉर्टेंट टूल बाय व्हिच वी कैन अल्टर द प्रॉपर्टीज ऑफ स्टील इजीली. द सेम स्टील कैन हैव ए वेरी वाइड रेंज ऑफ मैकेनिकल प्रॉपर्टीज like tensile strength, hardness, ductility, creep stiffness, etc. if subjected to different heat treatment. The heat treatment is a sequence of heating and cooling designed to get the desired properties in the steel. The changes in the properties of steel after heat treatment are due to the phase transformation and structural changes that occur during the heat treatment. तो हीट ट्रीटमेंट को हम लोग ऐसा देखते हैं कि एक स्टील का छोटा स्मॉल पीस है. तो स्टील का जो स्मॉल पीस है इसका माइक्रो स्ट्रक्चर रूम टेम्परेचर पर माइक्रो स्ट्रक्चर जो कंसिस्ट करेगा फेराइट होगा एंड परलाइट. रूम टेम्परेचर अराउंड 20 डिग्री सेंटीग्रेड टू 40 डिग्री सेंटीग्रेड एज्यूम करते हैं, प्लस कार्बाइड कंसिस्ट करता है. इसका रूम टेम्परेचर को जैसे ही हम लोग 7 to 7 डिग्री सेंटीग्रेड तक इंक्रीज करते हैं, इसका माइक्रो स्ट्रक्चर परलाइट तो फेराइट परलाइट प्लस कार्बाइड ये दोनों जो इसका नेचर है सॉलिड फॉर्म में रहता है, सॉलिड फॉर्म. अब परलाइट जो चेंज कर जाएगा ऑस्टेनाइट, तो दिस ऑस्टेनाइट इज लिक्विड फॉर्म. तो रूम टेम्परेचर पर स्टील का माइक्रो स्ट्रक्चर फेराइट प्लस परलाइट प्लस कार्बाइड कंसिस्ट कर रहा है. टेम्परेचर 7 to 7 डिग्री सेंटीग्रेड रीच करता है. इसमें हीट जब देना स्टार्ट करते हैं, इसमें हम हीट जब दे रहे हैं इसका टेम्परेचर बढ़ेगा. जब टेम्परेचर 7 to 7 डिग्री सेंटीग्रेड पहुंच जाएगा, परलाइट ऑस्टेनाइट में चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा. और टेम्परेचर जब हम 7 to 7 डिग्री सेंटीग्रेड से और टेम्परेचर इसका बढ़ रहा है, तो इसका फेराइट प्लस कार्बाइड दोनों फेज ऑस्टेनाइट में चेंज हो जाएगा. तो इस तरह टेम्परेचर के साथ हीट जब दे रहे हैं टेम्परेचर बढ़ रहा है, उसका माइक्रो स्ट्रक्चर भी सॉलिड टू लिक्विड में फॉर्म चेंज हो रहा है. और लिक्विड फॉर्म में जो इसका माइक्रो स्ट्रक्चर है ऑस्टेनाइट स्ट्रक्चर कहलाता है. ठीक है, तो एक ऑस्टेनाइजेशन टेम्परेचर को हम लोग कंसिडर करते हैं. यहाँ पर लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर 7 to 7 डिग्री सेंटीग्रेड कहलाता है एंड अपर क्रिटिकल टेम्परेचर 1148 डिग्री सेंटीग्रेड AC3. तो 7 to 7 से ऊपर का टेम्परेचर बढ़ रहा है, मतलब अपर क्रिटिकल जोन में जा रहा है. एक लोअर क्रिटिकल जोन हो गया, एक अपर क्रिटिकल जोन हो गया. तो लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर हो गया 7 to 7 और अपर क्रिटिकल टेम्परेचर 1148 डिग्री सेंटीग्रेड. इसका टेम्परेचर 7 to 7 से और इंक्रीज कर रहे हैं और इसका टेम्परेचर 800 डिग्री सेंटीग्रेड से प्लस पहुंचाते हैं. तो ये 800 डिग्री सेंटीग्रेड 800 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस टेम्परेचर ऑस्टेनाइजेशन टेम्परेचर कहलाता है. इट इज कॉल्ड ऑस्टेनाइजेशन टेम्परेचर. ऑस्टेनाइजेशन टेम्परेचर में क्या होता है, तो 800 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर इस स्टील को हाफ एन आवर होल्ड किया जाता है. इस पीरियड को सोकिंग पीरियड कहते हैं. अब सोकिंग पीरियड में इस स्टील को इसलिए रखा जाता है ताकि ये स्टील का माइक्रो स्ट्रक्चर होमोजेनियस में कन्वर्ट हो जाए. होमोजेनियस ऑस्टेनाइजेशन मतलब इसका पूरा थिकनेस में ऑस्टेनाइट फेज जो है पूरा थिकनेस में आ जाता है हाफ एन आवर में. ठीक है, इसके बाद जब होमोजेनियस ऑस्टेनाइजेशन जब हो गया तो इसको कूलिंग करते हैं. तो कूलिंग करने का भी दो तरीका हो गया. एक के सोलो कूलिंग करेंगे, सोलो कूलिंग, दूसरा फास्ट कूलिंग करेंगे. तो यहाँ पर हम देखते हैं कि सोलो कूलिंग जब करते हैं, सोलो कूलिंग जब किए तो फेराइट प्लस परलाइट प्लस कार्बाइड प्राप्त होता है. जब फास्ट कूलिंग करते हैं, फास्ट कूलिंग किए तो मार्टेनसाइट प्लस बेनाइट प्राप्त होता है. तो यहाँ पर एक चीज गौर करने वाला चीज है कि हीट ट्रीटमेंट में क्या हुआ, स्टील जो कि रूम टेम्परेचर पर इसका फेज फेराइट प्लस परलाइट प्लस कार्बाइड था, इसको हम
ऑस्टेनाइजेशन टेम्परेचर तक हीट किए, फिर इसको होल्ड किए। ऑस्टेनाइजेशन टेम्परेचर में इसका सारा फेज ऑस्टेनाइट फेज में कन्वर्ट हो गया, जो कि लिक्विड फेज है। इसके बाद इसको कूलिंग करते हैं। कूलिंग फास्ट और स्लो कर सकते हैं। जब फास्ट किए तो मार्टेनसाइट स्ट्रक्चर प्राप्त हो गया। मतलब जो फेराइट प्लस 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 कार्बाइड था, पहले ऑस्टेनाइट में चेंज हुआ, उसके बाद इसको जब फास्ट कूलिंग किया तो मार्टेनसाइट में चेंज हो गया। तो मार्टेनसाइट का जो नेचर है हार्ड होता है। तो यदि ये मेरा अब हाँ, फेराइट का जो स्ट्रक्चर है नेचर जो होता है सॉफ्ट होता है। अब परलाइट का मीडियम में होता है, ना सॉफ्ट होता है ना तो हार्ड होता है। इन सेम मैनर कार्बाइड का भी होता है। तो यदि स्टील का माइक्रोस्ट्रक्चर हमको हार्ड करना है, हार्ड स्टील को हार्ड करना है, तो क्या करेंगे, इसको हीट करेंगे, उसके बाद इसको फास्ट कूलिंग करेंगे। यदि इसको सॉफ्ट करना है तो हीट करेंगे, फिर स्लो कूलिंग करेंगे। मतलब जितना हमको सॉफ्टनेस चाहिए उसके आधार पर हम लोग कूलिंग करेंगे। तो कूलिंग करने का भी मीडियम होता है। ऑयल में कूलिंग कर सकते हैं, एयर में कूलिंग कर सकते हैं, क्लोज फर्नेस में कर सकते हैं, वाटर में कर सकते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट मीडियम में हम लोग कूलिंग करते हैं, जैसा रिक्वायरमेंट रहेगा। वाटर में कूलिंग करेंगे तो फास्ट कूलिंग होगा, एयर में कूलिंग करेंगे तो स्लो कूलिंग होगा। अब हीटिंग और कूलिंग का भी कुछ रेंज होता है, रेट होता है। हीटिंग एंड कूलिंग, इसका भी कुछ रेट होता है। कुछ रेट से हम लोग हीटिंग करते हैं, कूलिंग करते हैं। जैसे 110 डिग्री सेंटीग्रेड पर आवर, मतलब 1 घंटा में 110 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाना है। 110 डिग्री सेंटीग्रेड पर आवर से इसको कूल करना है। इस तरह हीटिंग एंड कूलिंग करते हैं। तो हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस को हम लोग देख लिए कि पहले स्टील स्टील का यदि हमको माइक्रोस्ट्रक्चर चेंज करना है, सेम स्टील को में उसका हार्डनेस बढ़ाना है, टेंसाइल स्ट्रेंथ को बढ़ाना है, डक्टिलिटी को बढ़ाना है, क्रीप स्ट्रेंथ को बढ़ाना है, फैटिग को बढ़ाना है, तो फिर हम उसका माइक्रोस्ट्रक्चर को ही चेंज करना पड़ेगा। तो माइक्रोस्ट्रक्चर कैसे चेंज होगा, एक सर्टेन टेम्परेचर से उसको हम लोग हीट किए, होल्ड किए, फिर उसको कूलिंग किए। कूलिंग करने जो कूलिंग करने का जो तरीका हुआ, फास्ट कूलिंग एंड स्लो कूलिंग। तो फास्ट कूलिंग जब किए तो मार्टेनसाइट मेरा स्ट्रक्चर प्राप्त हो गया, मतलब वो हार्ड हो गया। जब स्लो कूलिंग करेंगे तो फिर फेराइट प्लस परलाइट प्लस कार्बाइड ही प्राप्त होगा। जिस फेराइट का नेचर होता है सॉफ्ट होता है, फिर परलाइट का मीडियम होता है एंड कार्बाइड का मीडियम होता है। अब केस हार्डनिंग में क्या होता है, यदि ये स्टील का बार है, इसका डाया 100 mm है। अब इसका स्टार्टिंग का 10 mm डेप्थ का हमको हार्डनेस डिफरेंट 120 HRC गेन करना है। बाकी इसका डाया जो है 40 HRC करना। मतलब एक स्टील बार में अलग अलग इसका सरफेस पर कुछ अलग और कोर में कुछ अलग हमको हार्डनेस प्राप्त करना है। सरफेस पर 120 HRC और इसका कोर में 40 HRC। तो इसको जो है केस हार्डनिंग और सरफेस हार्डनिंग के द्वारा प्राप्त करते हैं। तो इसको हम लोग पहले का क्लास में पढ़ चुके हैं कि सरफेस हार्डनिंग में क्या होता था। ये जो ऊपर का जो सरफेस है, इसको हम लोग ऐसा हीट करते हैं ताकि ऊपर का स्ट्रक्चर में ऑस्टेनाइट फेज में चेंज हो जाए। बाकी नीचे का जो डेप्थ है इसमें हीट का इफेक्ट ज्यादा कुछ नहीं हो। मतलब ऐसा कुछ पार्टिकुलर जैसे फ्लेम हार्डनिंग, इंडक्शन हार्डनिंग से इसमें हीट करते हैं ताकि इसका जो 10 mm का जो थिकनेस है, डेप्थ है, इसमें ऑस्टेनाइट फेज में चेंज हो जाए। बाकी इधर जो है हीट का ज्यादा इफेक्ट नहीं हो। उसके बाद इसको कूलिंग करेंगे तो यहाँ पर क्या है, मार्टेनसाइट प्राप्त हो जाएगा, मतलब ये हार्ड हो जाएगा। तो इसको हम लोग सरफेस हार्डनिंग बोल रहे थे। उसके बाद एक केस हम लोग ऐसा देखे थे कार्बोराइजिंग प्रोसेस के द्वारा कि इसमें हम लोग कार्बन कॉन्टेंट, जैसे ये 100 इसका डाया, 10 mm डाया है, तो इसमें कार्बन कंटेंट को ही हम लोग इंक्रीज कर देते हैं, जिसको कार्बोराइजिंग प्रोसेस कहते हैं। उसके बाद इसको हीटिंग और कूलिंग करते हैं। तो फिर कार्बन कंटेंट, कार्बन का नेचर क्या होता है, हार्ड होता है। तो कार्बन कंटेंट बढ़ जाएगा, उसके बाद हीट करेंगे तो यहाँ पर हार्डनेस ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर कार्बन कंटेंट को, कार्बन का कंपोजिशन को ही बढ़ा दिए। मतलब यदि कार्बन यहाँ पर 2% है और यहाँ पर कार्बन 1% है, तो ऑटोमेटिक जब इसको हीटिंग और कूलिंग करेंगे तो इसका हार्डनेस बढ़ जाएगा। तो इस प्रोसेस को हम लोग कार्बोराइजिंग प्रोसेस कहते हैं कि कार्बन कंटेंट को बढ़ा दिए। उसके बाद कार्बोराइजिंग प्रोसेस में हम लोग 3 प्रोसेस को देखे, एक पैक कार्बोराइजिंग, एक गैस कार्बोराइजिंग, एक लिक्विड कार्बोराइजिंग। पैक कार्बोराइजिंग में क्या होता था कि चारकोल चारकोल का यूज हम लोग एक्टिव कार्बन के रूप में यूज करते थे। अब क्या करते थे, एक बॉक्स को लेते हैं। पैक कार्बोराइजिंग में हम लोग क्या देखे थे, बॉक्स को लिए, इसमें
चारकोल को डाल दिए और ये मेटल पीस को हम लोग यहाँ पर ऐसे डाल दिए, जिसको हीट ट्रीटमेंट करना है, जिसमें कार्बन को परसेंटेज इसका सरफेस पर बढ़ाना है। तो जो चारकोल था ऑक्सीजन से रिएक्शन किया और कार्बन मोनोऑक्साइड बनाता था। कार्बन मोनोऑक्साइड डिसोसिएशन होकर के CO2 बनाया और कार्बन एक्टिव, ये एक्टिव कार्बन ही इसमें ऐड होता था। तो क्या है कि इसमें फिर हीट भी दे रहे हैं, तो हीट कितना तक देते थे हम लोग ये भी देखे थे कि फेराइट फेज जो है, ये जो स्टील का फेराइट, अरे हीट इसमें नहीं दे रहे हैं, तो फेराइट फेज रूम टेम्परेचर पर 0.006% कार्बन को एब्जॉर्ब करता है और इसका टेम्परेचर जब 7 to 7 डिग्री सेंटीग्रेड पर पहुंचता है तो 7 to 7 डिग्री सेंटीग्रेड पर फेराइट फेराइट ही रहता है। फिर एक सर्टेन टेम्परेचर और थोड़ा हीट एरिया में जैसे ऑक्साइड पर कन्वर्ट हो जाएगा, तो 7 to 7 डिग्री सेंटीग्रेड पर फेराइट फेज 0.02% कार्बन को इसमें ऐड करेगा। और ऑक्साइड फेज में क्या हो रहा था, 7 to 7 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर ऑक्साइड फेज, जब ये इसका स्टील का माइक्रोस्ट्रक्चर ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया और टेम्परेचर 7 to 7 डिग्री सेंटीग्रेड ही है, तो ये 0.8% कार्बन को एब्जॉर्ब कर रहा है। और 1148 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर ऑक्साइड फेज 2% कार्बन को ऐड कर रहा था। तो ये क्या है कि फेराइट फेज जो है हार्डनेस को बढ़ाने के लिए सफिशिएंट नहीं है, और ये जब जब मेरा कार्बन परसेंटेज 0.8 और या 2% हो जाएगा ऑक्साइड फेज में, तो ये हार्डनेस मतलब ये सही है, सफिशिएंट है। तो हम लोग को इसलिए इसको हीट करना पड़ता है, ऑक्साइड टेम्परेचर में इसको चेंज करना पड़ेगा। मतलब इसमें क्या हुआ, एक बॉक्स लिए, एक्टिव कार्बन यहाँ पर चारकोल को डाले और ये मेटल का पीस को यहाँ पर डाले और इसमें हीट देना स्टार्ट किए पाइप कार्बोनाइजिंग में। जैसे इसका 1148 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होगा, इसका सरफेस में 2% कार्बन ऐड हो जाएगा। फिर इसको कूलिंग करेंगे, फिर इसको हीटिंग करेंगे, फिर कूलिंग करेंगे। ठीक है, मतलब इसको इसका कार्बन परसेंटेज बहुत हुआ, फिर इसको हम बॉक्स से बाहर निकाले, यहाँ पर 2% कार्बन हो गया, फिर इसको हीट किए, फिर इसको कूल किए डिजायर प्रॉपर्टीज के लिए। ठीक है, इन सेम मैनर अब हम लोग यहाँ पर गैस कार्बोनाइजिंग को देखेंगे। तो गैस कार्बोनाइजिंग में क्या होता है, बॉक्स को लेंगे, फिर इसमें कुछ गैस लेंगे जिसमें एक्टिव कार्बन हो, फिर ये मेटल पीस को डालेंगे, इसमें मेटल पीस को डालेंगे, फिर इसको हीट करेंगे। फिर सेम प्रोसेस इसमें भी होगा गैस कार्बोनाइजिंग में। तो गैस कार्बोनाइजिंग प्रोसेस में क्या होता है, इसको हम लोग देखते हैं। तो गैस कार्बोनाइजिंग द पार्ट टू बी कार्बोनाइज्ड इज हीटेड इन ए गैसेस मीडियम रिच इन कार्बन। ठीक है, मतलब बॉक्स लिए और उस बॉक्स में हम लोग गैसेस मीडियम को हम रखते हैं जिसमें एक्टिव कार्बन हो, और उस पार्ट को हम लोग जिसको कार्बोनाइज करना है उसको उसमें इंसर्ट करते हैं, डाल देते हैं। सच ए carbonious gases medium is obtained either by using a combination of various gases or using liquid hydrocarbons। मतलब या तो गैस का यूज करेंगे या तो लिक्विड हाइड्रोकार्बन को यूज करेंगे फॉर एक्टिव कार्बन। मतलब इसमें रॉ मटेरियल जो जिसके कारण मेरा एक्टिव कार्बन जनरेट होगा और जिसको हमको ऐड करना है उस मेटल पीस में, उस उसके लिए हम लोग गैसेस का यूज करते हैं और लिक्विड हाइड्रोकार्बन का यूज करते हैं। द मोस्ट कॉमनली यूज्ड gases are natural gas, coke oven gas, butane, and propane. These gases may be diluted by using carrier gases such as nitrogen, hydrogen, carbon monoxide, etc. In addition to controlled gas atmosphere, liquid hydrocarbons can also be used as a sources of carburizing gas. These liquids range in composition from pure hydrocarbons such as terpene, benzene to oxygenated hydrocarbons such as alcohol, glycols और ketones. The liquid is fed in droplet form. तो जो हाइड्रोकार्बन लिक्विड है ड्रॉपलेट फॉर्म में उसमें फिट किया जाता है टू ए टारगेट प्लेट इन द फर्नेस वेयर इट हीट वोलाटाइजेज इमीडिएटली। तो जब उसमें ड्रॉपलेट के फॉर्म में फिट किया जाता है और उसमें हीट भी दिया जा रहा है तो वेपराइज हो जाता है। द वेपर डिसोसिएट थर्मली टू प्रोवाइड ए कार्बोनाइजिंग एटमॉस्फेयर। तो वोलाटाइज हो गया और फिर वो एक्टिव कार्बन के रूप में वो कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, कंटेनिंग कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन एंड वाटर वेपर। The flow of liquid is adjusted to obtain the desired carbon potential. Liquid sources are most suitable for batch type furnace and initial cost of liquid installation is comparatively low। तो लिक्विड सोर्स जो है बैच टाइप मतलब क्या हुआ, ये मेरा बॉक्स हो गया
और इसमें बैच मतलब क्या होता है, एक बॉक्स में हम बहुत सारा कंपोनेंट को रख दिए जिसको हीट ट्रीटमेंट करना है, जिसमें कार्बन का एडिशन करना है। जैसे मेरे को 100 बेयरिंग बनाना है, 100 बेयरिंग का सरफेस का हमको इसका कार्बन परसेंटेज बढ़ाना है, तो 100 बेयरिंग एक बॉक्स में रख दिए। उसके बाद इसमें लिक्विड ड्रॉपलेट को डाल दिए और फिर इसमें हीट देना स्टार्ट कर दिए। तो दैट प्रोसेस का बैच प्रोसेस। बैच प्रोसेस में मतलब एक ही साथ एक बॉक्स में सिमिलर कंपोनेंट एक ही साथ डाल दी। तो gas carburizing overcomes all the disadvantage of pipe carburizing. It is most widely used method of carburizing. तो गैस कार्बराइजिंग जो है, पाइप कार्बराइजिंग का जो डिसएडवांटेज जो होता था वो सारा को ओवरकम करता है। इट इज मोस्ट मोस्ट वाइडली यूज्ड मेथड ऑफ कार्बराइजिंग कार्बराइजिंग कैन बी डन आइदर इन बैच टाइप और कंटिन्यूअस फर्नेस टाइप। तो बैच टाइप में क्या होता है कि यहाँ पर हम लोग देखते हैं यदि सिमिलर, यदि हमको 100 बेयरिंग को कार्बन परसेंटेज को बढ़ाना है तो एक बॉक्स लिए और इसमें 100 बेयरिंग को डाल दिए और इसमें जो लिक्विड था मतलब जो गैस है जिसमें एक्टिव कार्बन है उसमें इसमें छोड़ दिए, इसमें इंसर्ट कर दिए और इधर हीट डाल रहे हैं। और हीट का टेम्परेचर इसके 1148 डिग्री सेंटीग्रेड पहुंचना चाहिए ताकि एक्टिव कार्बन को जो है ये ऑब्जर्व कर ले। बैच टाइप में ये हो गया। अब कंटिन्यूअस टाइप में क्या होता है कि एक ऐसा अरेंजमेंट है जिसमें हम लोग बहुत सारा जिसको पार्ट को डाले, स्टील का पार्ट को जिसको हमको कार्बोनाइज करना है और इधर हम लिक्विड हाइड्रोकार्बन को डाल रहे हैं, तब गैस को इंसर्ट कर रहे हैं, कुछ ऐसा अरेंजमेंट बनाया रहता है और इधर से फीड होते रहता है। इधर कार्बोनाइज हो गया, इधर बाहर निकल गया, फीड हो रहा है कंटिन्यूस। जिसको हमको हीट ट्रीटमेंट करना है, कार्बोनाइज करना है, इधर से फीड होगा, इधर से फीड होगा, इधर से निकलेगा। तो ये कंटिन्यूस टाइप में हो गया। अब बैच टाइप में क्या हो गया, एक ही साथ हम जो मेरा सिस्टम रहेगा उसमें एक ही साथ हम इसको डाल देंगे। तो यहाँ पर बैच टाइप एंड कंटिन्यूअस टाइप में हम लोग देख लिए दोनों में डिफरेंस क्या था। तो इट इज मोस्ट वाइडली यूज मेथड ऑफ कार्बोनाइजिंग। कार्बोनाइजिंग कैन बी डन आइदर इन बैच टाइप और कंटिन्यूअस टाइप फर्नेस। इन बैच टाइप फर्नेस द वर्क इज चार्ज एंड डिस्चार्ज इन बैचेज। ठीक है, एक एक बैच में होगा, एक बार हम लोड को डाले फिर निकाले फिर दूसरा लोड को डाले, इस तरह करके होगा। बट इन कंटिन्यूअस टाइप फर्नेस द वर्क पीस एंटर द फर्नेस एट वन एंड। मतलब एक एंड में एंटर कर रहा है, दूसरा एंड में निकल रहा है कंटिन्यूअस टाइप में। मतलब इस सिस्टम है, दो तरह का सिस्टम से हम लोग गैस कार्बोनाइजिंग कर रहे हैं। एक में एक लोड में डाल रहे हैं, उसको बैच में हो गया। और एक एक ऐसा सिस्टम है, एक ऐसा अरेंजमेंट बनाया हुआ है जिसमें हम कंटिन्यूस इधर से इंसर्ट कर रहे हैं, इधर निकल रहा है, और इसमें इधर से कहीं से हम लिक्विड को इंसर्ट करेंगे, नोजल लगा रहेगा, और कहीं से मेरा हीट का इंसर्टिंग होगा। इस तरह को कुछ अरेंजमेंट बना रहेगा। But in continuous furnace, the work is enter the furnace at one end and leave the furnace at the other end in a continuous stream. The continuous type furnace is favored for large volume production of similar parts. ठीक है। टेम्परेचर एंड टाइप ऑफ कार्बोनाइजिंग। तो टेम्परेचर टाइप टाइम का क्या रोल होता है गैस कार्बोनाइजिंग में, इसको हम लोग देखते हैं। इन कार्बोनाइजिंग इन गैस कार्बोनाइजिंग In gas carburizing, active carbon produced from the decomposition of carburizing atmosphere is absorbed by the surface of steel. तो गैस कार्बोनाइजिंग में क्या होता है, एक बॉक्स को डाले और इसमें गैस को इंसर्ट कर दिया, एक जो जिस पार्ट को कार्बोनाइजिंग करना है उसको ऐड कर मतलब डाल दिए। तो इसका जो गैस का जो मोलिक्यूल एक्टिव कार्बन है, ये एक्टिव कार्बन इस सरफेस में ऑब्जर्व होगा। इसका टेम्परेचर जैसे 1148 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पहुंच जाएगा, इस सरफेस जो है 2% एक्टिव कार्बन को ऑब्जर्व कर लेगा। लेटर द एब्जॉर्ब कार्बन इज डिफ्यूज टुवर्ड्स द इंटीरियर ऑफ द पार्ट। तो इसमें क्या होता है कि जब ये 2% इसका सरफेस एब्जॉर्ब कर लिया तो कुछ कार्बन जो है इसका कोर में भी डिफ्यूज होगा। ठीक है, तो अंदर का भी पार्ट का भी कुछ हार्डनेस चेंज होगा। Production, absorption, and diffusion of carbon is greatly affected by temperature, time, and composition of the carburizing atmosphere. ठीक है, तो जो डिफ्यूजन होगा, जो कार्बन उसमें जो ऐड हो रहा है, टेम्परेचर, टाइम एंड कंपोजिशन पर डिपेंड करेगा एटमोस्फेयर में, मतलब क्या कि कौन सा गैस को यूज किए हैं। तो द टेम्परेचर मोस्ट कॉमन फॉर कार्बोनाइजिंग इज 920 डिग्री सेंटीग्रेड 920 टू 940 डिग्री सेंटीग्रेड। तो जो गैस कार्बोनाइजिंग में जो टेम्परेचर का यूज कर रहे हैं 920 to 940. This temperature produces a completely austenitic phase in steel.
एंड द एब्जॉर्प्शन एंड द डिफ्यूजन रेट आर सफिशिएंटली हाई। तो इस टेम्परेचर पर 920 टू 940 तक ये जो सारा पूरा स्टील का जो माइक्रो स्ट्रक्चर है ऑस्टेनाइज फेज में चेंज हो जाएगा। उसके बाद उस ऑस्टेनाइज फेज में कार्बन का जो एब्जॉर्प्शन होगा हाई होगा। ठीक है। टाइम ऑफ कार्बनाइजिंग increases the depth of penetration of carbon towards the interior of the part। तो अब टाइम को हम लोग देखते हैं, टाइम और टेम्परेचर और टाइम से क्या मतलब है। कार्बनाइजिंग टाइम कैन वेरी फ्रॉम 2 to 30, 2 घंटा से 36 आवर्स डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायर्ड केस डेप्थ। केस डेप्थ मतलब क्या होगा कि ये मेरा स्टील है, स्टील का बार है, इसका डाया कितना होगा, कितना डाया तक हमको कितना डेप्थ तक इसमें कार्बन के परसेंटेज को इंक्रीज करना है। जितना ज्यादा डेप्थ हमको में कार्बन को इंसर्ट करना है, मान लीजिए इसका डाया 2 मीटर का मेरा डाया का स्टील बार है, तो इसको ज्यादा टाइम तक हमको गैस कार्बनाइजिंग करना पड़ेगा, फर्नेस में ज्यादा टाइम तक इसको रखना पड़ेगा। तो ये वेरी कर रहा है 2 से 36 घंटा तक वेरी कर रहा है। ठीक है। मतलब कितना डेप्थ तक हमको इसमें कार्बन परसेंटेज को, अब मेरे को डाया है 5 mm का डाया का रखना है, तो क्या है कि हम 2 घंटा भी डालेंगे तो ये कार्बन परसेंटेज इसमें मेरा आ जाएगा। तो मैंने कि मटेरियल किस साइज का है उस साइज के ऊपर मेरा टाइम डिपेंड करेगा। यदि हाई डायमीटर का मटेरियल है तो उसको ज्यादा टाइम तक उसका डेप्थ तक कार्बन परसेंटेज को इंक्रीज करने के लिए मतलब ज्यादा टाइम तक हमको गैस कार्बनाइजिंग करना पड़ेगा, मतलब फर्नेस में ज्यादा टाइम तक रखना पड़ेगा। अब हम यहाँ पर इसको देख ही लेते हैं कि एक मटेरियल का डाया जो है 10 mm, अरे एक के ये स्टील का बार, ये मटेरियल का दाया 2 मीटर तक, ये 2 मीटर है, ये mm में है। तो इसको जो हम गैस कार्बनाइजिंग जो इसमें करेंगे, इसको हम 2 आवर तक भी रखेंगे तो इसका जो कुछ डेप्थ तक जहां तक हमको प्राप्त करना है वो उसमें 2% कार्बन आ जाएगा। यदि इसका टेम्परेचर 900 टू 940 तक रखें, और ये 2 मीटर जिसका डाया है इसको हमको 200 mm डेप्थ तक हमको इसका कार्बन परसेंट को बढ़ाना है, तो इसको 30 to 35 आवर्स तक इसको हमको कार्बनाइजिंग करना पड़ेगा। ठीक है। तो टेम्परेचर और टाइम दोनों इसमें इंपॉर्टेंट होता है। तो टेम्परेचर मतलब ऑस्टेनाइज फेज में सारा कन्वर्ट हो जाना है, क्योंकि ऑस्टेनाइजेशन फेज में ही कार्बन एब्जॉर्ब होगा मेटल पीस में। 2% जो कार्बन ऐड होता है 1148 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर में ऐड होता है। फेराइट फेज में कितना हो रहा था, 0.02% हो रहा था। ठीक है। तो ये जो डायग्राम जो दिखाया गया है ये केस डेप्थ मतलब ये मेटल है, मेटल कितना मेटल का थिकनेस में हमको कार्बन को परसेंटेज बढ़ाना है, मतलब इधर कार्बन परसेंटेज डेप्थ 2.5 to 2.5 mm तक डेप्थ तक। टाइम मतलब इधर टाइम कितना टाइम तक हम इसको कार्बनाइजिंग करेंगे, इसको दिखा रहा है। तो वेरिएशन ऑफ केस डेप्थ विथ टेम्परेचर एंड टाइम ऑफ कार्बनाइजिंग। ठीक है। तो यहाँ पर इस डायग्राम से क्या दिख रहा है, यदि ये जो लाइन है 850 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर करते हैं तो 1 mm डेप्थ तक हमको कार्बन जो है 2% बढ़ेगा। कितना टाइम हमको रखना पड़ेगा, कार्बनाइजिंग करना पड़ेगा 15 आवर्स। तो यहाँ पर एक चीज हम लोग देख रहे हैं कि यदि टेम्परेचर को बढ़ा दे रहे हैं तो कार्बन परसेंट 2 mm थिकनेस तक हमको कार्बन मेरा इंक्रीज हो जाएगा, टाइम भी हमको कम लग रहा है। यानी हाई टेम्परेचर यदि कर देते हैं तो कम समय में भी हाई डेप्थ में कार्बन इंक्रीज हो जाएगा। इस डायग्राम से मेरे को ये क्लियर हो रहा है। मतलब टेम्परेचर यहाँ पर ज्यादा है, 1000 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो 5 6 8 7 घंटा में ही ये 2% मतलब इसका 2 mm डेप्थ है तक कार्बन परसेंट 2% बढ़ जा रहा है। यदि 1000 डिग्री सेंटीग्रेड है, 1000 डिग्री सेंटीग्रेड है, मतलब इसका ऊपर का जो फेज हो जाएगा ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा, और ऑक्साइड में जैसे कन्वर्ट हुआ 2% कार्बन इसमें ऐड हो जाएगा यदि इसका टेम्परेचर 1148 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। तो ठीक है। तो figure shows that higher case depth are obtained at high temperature in shorter period of time। ठीक है। तो इसमें 7 आवर्स में यदि टेम्परेचर 1000 डिग्री सेंटीग्रेड यदि हम रखते हैं 2 mm थिकनेस तक इसका हार्ड कार्बन परसेंटेज 2% आ जाएगा।
तो इस तरह हम लोग देखें टेम्परेचर और टाइम का क्या इफेक्ट होता है गैस कार्बोनाइजिंग। ठीक है, कार्बन कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट एंड गैस डेप्थ। तो डेप्थ के अनुसार कार्बन का कॉन्सेंट्रेशन का ग्रेडियंट हम लोग यहाँ पर देखते हैं। इन ए गैस कार्बोनाइजिंग पार्ट द कार्बन content varies along the cross section of the component. it इट इज मैक्सिमम एट द सरफेस। ठीक है, मतलब क्या होगा, कार्बन कंटेंट जो है सरफेस पर ज्यादा होगा, और जैसे जैसे हम लोग नीचे जाएंगे उसी डिफ्यूजन प्रोसेस के द्वारा जो है कार्बन इधर इंक्रीज करेगा। ठीक है, द वेरिएशन it is maximum at the surface and decreases toward the interior of the part. The variation of carbon content along the cross section in the carbonizing part is called carbon concentration gradient. मतलब क्या हुआ कि इसका जो कार्बन जो डेप्थ के अनुसार इधर इसका डेप्थ जैसे जैसे इधर जा रहा है कार्बन का परसेंटेज क्या होगा, धीरे धीरे नीचे डेप्थ में जाएगा, कोर में जाएंगे तो कम होते जाएगा, सरफेस पर ज्यादा रहेगा, नीचे कम रहेगा। तो इसको कार्बन कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट उसको बोला जाता है। मतलब सरफेस पर कार्बन 2% रहेगा और नीचे जो है यहाँ पर 1% हो जाएगा, बाकी यहाँ पर 0.1% रहेगा। The carbon concentration gradient is influenced by the temperature, time, carbon potential of the carbonizing atmosphere. मतलब क्या हुआ कि एक जो एटमॉस्फेयर में जो जिस गैस का यूज कर रहे हैं, यहाँ पर जिस गैस का यूज कर रहे हैं उसमें एक्टिव कार्बन कितना है, जितना ज्यादा एक्टिव कार्बन रहेगा उसमें उतना ज्यादा हाई टेम्परेचर पर ये सरफेस ऑब्जर्व कर लेगा। यदि एक्टिव कार्बन ही उसमें कम रहेगा तो उस ऑब्जर्वेशन पावर भी इसमें कम हो जाएगा। तो इसमें कार्बन कॉन्सेंट्रेशन किस पर डिपेंड किया, यदि हाई टेम्परेचर है तो बहुत ज्यादा ऑक्सीडाइज्ड फेज में यदि तुरंत तुरंत ऑब्जर्व हो जाएगा। 1148 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर 2% कार्बन स्टील ऑब्जर्व कर लेगा। यदि इसका टेम्परेचर 1300 डिग्री सेंटीग्रेड कर देते हैं तो इसमें कार्बन को ऑब्जर्व करने का कैपेसिटी और बढ़ जाएगा, यानी 3% भी ऑब्जर्व कर लेगा। यदि इसका टेम्परेचर 2000 डिग्री सेंटीग्रेड कर देते हैं स्टील का मतलब फर्नेस के अंदर, तो इसमें कार्बन परसेंटेज ऑब्जर्व करने का क्षमता और बढ़ जाएगा, 5% ऑब्जर्व कर लेगा। ठीक है, और वो काफी टाइम तक इसे यदि होल्ड कर देते हैं, 2000 डिग्री सेंटीग्रेड पहुंचा दिए और टेम्परेचर टाइम यदि इसको 5 घंटा की जगह 10 घंटा ऑब्जर्व कर डाल दिए, तो क्या है कि इसका पूरा स्टील का जो डेप्थ है पूरा में कार्बन का डिफ्यूजन हो जाएगा। यदि जितना ज्यादा टाइम इसमें होल्ड करेंगे उतना डेप्थ में कार्बन का परसेंटेज और उसमें इंक्रीज होता जाएगा। तो एक फिगर है इसमें कार्बन परसेंटेज को इधर दिखाया गया है और डिस्टेंस बिलो सरफेस, मतलब ये मेरा स्टील बार है जिसमें हमको कार्बनाइजिंग करना है। तो डिस्टेंस फ्रॉम द सरफेस मतलब इधर ये सरफेस मेरा है टुवर्ड्स कोर की तरफ। तो इसमें क्या है कि डिस्टेंस फ्रॉम द सरफेस मतलब यदि हम ये सरफेस है और ये 4 mm का टोटल डाया है तो 2 mm यहाँ से यहाँ तक यदि 2 mm है इसका सेंटर में, तो 2 mm सरफेस में मतलब यहाँ पर क्या है कि सरफेस इस सरफेस को बता रहा है। तो टॉप सरफेस में कार्बन 1.2% ऑब्जर्व होगा और जैसे जैसे हम इसका इसका ऐसा देखते हैं, सरफेस में यदि मेरा 1.2% कार्बन को ऑब्जर्व हुआ, गैस कार्बनाइजिंग कर रहे हैं, तो इसका जो डिफ्यूजन होगा, डिफ्यूजन होने के बाद इसका जो अंदर का जो सरफेस में जो कार्बन का परसेंटेज होगा कुछ ऐसा रहेगा। कार्बन ग्रेडियंट को यहाँ पर दिखाया गया है ऑब्जर्वेशन होने के बाद कैसा ऑब्जर्व, यदि सरफेस में 1.2% कार्बन ऑब्जर्व हुआ तो डेप्थ में ये सरफेस हो गया, तो ये इस डेप्थ में 0.5 mm में कितना होगा, तो ऐसा ऐसा देखते हैं तो 1% होगा। तो 1 mm इसका डेप्थ में कितना होगा, तो 1 mm में कुछ ऐसा निकाल देते हैं तो 0.6% हो जाएगा कार्बन। तो ये कार्बन परसेंटेज और मतलब डिस्टेंस फ्रॉम सरफेस में कितना कार्बन हो रहा है उसको ये डायग्राम दिखा रहा है। कार्बन कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट इन ए कार्बनाइज्ड स्टील। ठीक है, तो समटाइम्स द एक्सेसिव अमाउंट ऑफ फ्री कार्बन इज डिपॉजिटेड ऑन द वर्क ड्यूरिंग कार्बनाइजिंग। तो कभी कभी क्या होता है कि मेरे को जितना कार्बन इसमें ऑब्जर्व करवाना है सरफेस पर इसका डेप्थ में, उससे ज्यादा मेरा कार्बन उसमें कॉन्सेंट्रेट हो जाता है, डिपोजिट हो जाता है, तो उसको हम लोग शूटिंग कहते हैं। उस उस कंडीशन को शूटिंग प्रोसेस कहते हैं। शूटिंग हो गया उसका। शूटिंग हैज ऑलवेज बीन ए प्रॉब्लम इन ए गैस कार्बनाइजिंग।
तो गैस कार्बाइजिंग में ये हमेशा मतलब ये प्रॉब्लम बना रहता है कि कार्बन परसेंटेज जो है कभी कभी बढ़ जाता है, एंड शुड बी मिनिमाइज बाय द चॉइस ऑफ द एटमॉस्फेयर एंड द कंट्रोल ऑफ द रेट ऑफ फ्लो। ठीक है, तो उसमें जो हम लोग गैस गैस को जो इसमें इनपुट करते हैं, तो उसका भी रेट ऑफ फ्लो को उसमें कंट्रोल करना पड़ता है शूटिंग प्रोसेस को कंट्रोल करने के लिए। और जो उसमें जो गैस का जो चॉइस करते हैं, मतलब उसमें जो गैस का जो इंग्रेडिएंट जो डाल रहे हैं, कौन सा गैस का यूज करना है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। उस प्रोसेस को, रेट ऑफ फ्लो को कंट्रोल करके शूटिंग प्रोसेस को कंट्रोल कर सकते हैं। तो carbon concentration gradient determine the distance from the surface up to which the carburizing has taken place. This distance is called the case depth. The case depth increases with increasing temperature and time of carburizing. तो इसको ऑलरेडी हम लोग देख लिए थे कि ये स्टील का पार्ट है, और इसका इसका केस डेप्थ मतलब कार्बन का कॉन्सेंट्रेशन डेप्थ में कब बढ़ेगा, जब टेम्परेचर हाई कर देंगे, और टेम्परेचर हाई कर देंगे काफी टाइम तक इसको कार्बराइजिंग करते रहेंगे। ठीक है, तब ये क्या हो गया, अब ये मेटल पीस है, अब इसमें गैस कार्बराइजिंग हो गया, मतलब इसमें कार्बन का परसेंटेज यहाँ पर बढ़ गया, 2% समझिए कि इसमें आ गया, चाहे जितना भी आना है मेरा आ गया। अब इस पार्ट को हम बॉक्स से बाहर निकाल लिए। ठीक है, अब इसको फिर हम लोग कूलिंग करेंगे। कूलिंग करने के बाद क्या होगा, इसका सरफेस तो हार्ड हो गया, लेकिन इसके अंदर भी कुछ, जब हम लोग कार्बनाइजिंग कर रहे थे तो हीट इसमें आ रहा था, तो इसका जो माइक्रोस्ट्रक्चर हो गया डिस्ट्रक्ट हो गया, कोर्स ग्रेन इसमें प्राप्त हो गया। स्टार्टिंग में जब रूम टेम्परेचर पर क्या होता है, अंदर फाइन ग्रेन है, फिर जब हीट किए तो इसके अंदर कोर्स ग्रेन प्राप्त हो गया। फिर इसको हम लोग क्या करेंगे, जब कूल कर दिए फिर इसको हीटिंग करते हैं, हीटिंग करते हैं एक सर्टेन टेम्परेचर पर, फिर उसको कूल कर देंगे। ठीक है, मतलब गैस कार्बराइजिंग करने के बाद जो मेटल पास पार्ट जो बाहर निकालेंगे, उसमें कुछ स्ट्रक्चर कुछ ऐसा रहेगा कि इसका कार्बन का डिपोजिशन यहाँ पर कुछ 2% हो गया, कुछ अंदर में डिफ्यूजन हो गया, तो यहाँ पर भी कार्बन का परसेंटेज कुछ यहाँ पर ऐसा बढ़ जाएगा 1.2%, फिर यहाँ पर कुछ 1% कार्बन रहेगा। ठीक है, बाकी इसका माइक्रोस्ट्रक्चर अंदर में काफी बिगड़ जाएगा, कोर्स ग्रेन आ जाएगा, क्योंकि हीटिंग कर रहे हैं कार्बोजानिक के दौरान। तो फिर इसको क्या करते हैं, बाहर निकाल कूलिंग करते हैं। कूलिंग करने के बाद फिर इसको हम लोग हीट ट्रीटमेंट करेंगे, फिर हीटिंग करेंगे, फिर कूलिंग करेंगे, फिर उसके बाद जैसा हम मेरा माइक्रो स्ट्रक्चर प्राप्त करना रहेगा, उस बेसिस के आधार पर हम लोग इसका हीट ट्रीटमेंट करेंगे, मतलब हीटिंग अब कूलिंग, फिर हार्डनिंग करेंगे। ठीक है, तो इस तरह हम लोग गैस कार्बोराइजिंग को आज यहाँ पर देखें। तो हीट ट्रीटमेंट क्या होता है, सरफेस हार्डनिंग क्या होता है, केस हार्डनिंग प्रोसेस क्या होता है, कार्बोराइजिंग प्रोसेस क्या होता है, पाइप कार्बोराइजिंग प्रोसेस क्या होता है, फिर गैस कार्बोराइजिंग प्रोसेस क्या होता है, इसको सारा हम लोग आज यहाँ पर ब्रीफली और डिटेल से देखें। थैंक यू।